हेलो दोस्तों, कनक क्लासेज भाई अजय सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, कल हमने आपको संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ भारत के बाहर और फिर भारत के अंदर, और संविधान में कैसे उसको स्थान दिया गया, हमने ये चीज़ें आपको बताई। मित्रों, आज हम आगे बढ़ेंगे। संविधान का कैसे प्रावधान किया गया है, संविधान के भाग 3 पर हम चर्चा करते हैं। आइए मित्रों, हम देखते हैं क्या है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मित्रों, सबसे पहले हमने आपको बताया था संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 और आर्टिकल कितना, आर्टिकल जो है वो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। हमने ये भी बताया था मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इन चीजों पर चर्चा हो चुकी थी और मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ था ये चीज भी आपको बताई जा चुकी है। आज मित्रों, हम जो है संविधान मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद 12 का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 12 क्या है मित्रों? संविधान का अनुच्छेद 12 यह राज्य को परिभाषित करता है, और यह जो राज्य की परिभाषा 12 अनुच्छेद 12 दे रहा है, भाग 4 के लिए भी राज्य के संदर्भ में यही परिभाषा रहेगी। और भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 152 के तहत भी राज्य को एक बार परिभाषित किया गया है, और उसमें थोड़ा सा और विस्तृत रूप दिखाया गया है एक ही चीज। मित्रों, ये कौन सा आर्टिकल? भाग, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का उल्लेख संविधान के किन किन अनुच्छेदों में या किस किस भाग में किया गया है, तो सबसे पहले मित्रों आप जो है आप लिखेंगे भाग 3, एक भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में भी राज्य को परिभाषित किया गया है, और मित्रों भाग 6 के तहत भी राज्य को परिभाषित किया गया है। ये प्रश्न बना हुआ है कि संविधान में राज्य की परिभाषा संविधान के किस भाग में नहीं दी गई है, तो ऑप्शन दिया हुआ था 3, 4, 5 और 6। तो मित्रों आपका वही 5 होगा आंसर। तो यह भी प्रश्न आप ध्यान रखिएगा मित्रों, यह भी आया हुआ प्रश्न है। तो आइए हम अब देखते हैं कि राज्य क्या है। राज्य 12 क्या करता है? राज्य को परिभाषित करता है। परिभाषित करता है। अब हम यहां देखेंगे कि राज्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित है। राज्य के अंतर्गत तो सबसे पहले मित्रों हम देखेंगे आपकी यह है केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार और संसद, यह भी राज्य का हिस्सा है। राज्यों की विधान, राज्यों की सरकारें, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, विधानमंडल
स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी। सबसे पहले हम यहां जानते हैं प्राधिकारी का क्या अर्थ होता है। प्राधिकारी, प्राधिकारी वह अधिकारी, वह, इसका ये देखिए, वह व्यक्ति, व्यक्ति या निकाय, निकाय जो किसी विधि, विधि, उपविधि, उपविधि, नियम, विनियम आदि बनाने में, बनाने का कार्य करे, बनाने में सहयोग दे, सहयोग दे, दे या बनाए, बनाए, उसे हम प्राधिकारी कहते हैं। तो इस ये जो है राज्य की परिभाषा में तो हम आपको बता रहे हैं कि राज्य में क्या क्या सम्मिलित है। ये चीजें आपकी केंद्र की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत हमने आपको प्राधिकारी की परिभाषा दी, क्या कहते, किसको कहते हैं प्राधिकारी। और इसमें क्या आएंगे आपकी नगर पालिकाएं, पालिकाएं, नगर पालिका, ग्राम पंचायतें, पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बोर्ड, ये सारे जो हैं ये स्थानीय प्राधिकारी में आते हैं और ये जो है हमारे राज्य के हिस्से में है। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत हम वैसे अधिकारियों की कार्यों की चर्चा करेंगे, वैसे इस व्यक्ति या निकाय की चर्चा करेंगे जिनके पास संप्रभु शक्ति नहीं है लेकिन सीमित मात्रा में शक्ति होती है, उसके तहत वो जो है कार्यों को करने का कार्य करते हैं, राज्य के जो कार्य हैं वो संपादित करते हैं। इसलिए राज्य के अंतर्गत यह भी आएंगे मित्रों, ये चीजें जानते रहिएगा। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि राज्य के हिस्से क्या क्या हैं, तो इसमें यही सब विकल्प दिया रहेगा, कोई एक अलग से दे दिया जाएगा तो वही आपका ऑप्शन नहीं होगा मित्रों। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो राज्य के अंतर्गत आती हैं, या ये कह सकते हैं जो सरकारी स्कूल होते हैं, जो 95% सरकार के बजट से संचालित होते हैं, वो सब राज्य के हिस्से होते हैं। हमारी जीवन बीमा निगम जो है वो सरकार की संस्था है, राज्य का हिस्सा है। और BSNL आप जानते ही होंगे, BSNL ये जो है ये भी आपके राज्य का अंग है, जिसकी आप परीक्षा देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग राज्य का हिस्सा है। UPSC या UPPSC ये सब जो है राज्य के हिस्से हैं। विश्वविद्यालय यह भी राज्य है, राज्य का हिस्सा है। विश्वविद्यालय राज्य है। FCI राज्य है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम राज्य है। या कोई भी निगम, सरकारी कोई भी कंपनी जिसमें सरकार की पूंजी लगी हुई है वो मित्रों आपका राज्य है।
राष्ट्रपति जब आपातकालीन परिस्थितियों में अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित करता है तब वो एक अधिकारी के रूप में होता है, तब वह भी राज्य का हिस्सा है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब न्यायालय के न्यायाधीशों के अतिरिक्त अधिक जो अन्य कर्मचारी होते हैं, जो अन्य अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, तब वह राज्य का हिस्सा है। मित्रों, ये सारी चीजें जितना भी आपको सरकारी संस्था दिखाई दे वह राज्य है। इसको मित्रों ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे BSNL पूछा गया है, UPSC राज्य है कि नहीं है, विश्वविद्यालय राज्य का हिस्सा है कि नहीं है, FCI राज्य का हिस्सा है कि नहीं है। ये चीजें मित्रों प्रश्न बन चुका है। इसको ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीजें राज्य के अंतर्गत आती हैं और क्या राज्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक चीज आपको बता दें, जहां एक सामान्य सा तरीका, सरकार का जिस संस्था पर, जिस कंपनी पर, जिस निकाय पर स्वामित्व हो, उसकी अधिकतम पूंजी लगी हो, वह जो है राज्य है। जैसे रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड भी आपका राज्य है। मित्रों, रेलवे बोर्ड ये है आपका मित्रों राज्य है। तो हम ये विश्वास करते हैं कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी ये बातें आप समझ गए होंगे। तो सारी सरकारी संस्थाएं सामान्यतः जो है वो राज्य का हिस्सा है। इसको मित्रों आप जानते रहिएगा। आइए देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे राज्य के बाहर है। क्योंकि जो ऑप्शन दिया जाएगा 3 इसमें से दे दिया जाएगा, एक राज्य के बाहर कौन सी है उसको लिख दिया जाएगा। तो मित्रों ऐसे ही आपको देखना है कि क्या राज्य के अंतर्गत है, क्या राज्य के अंतर्गत नहीं है। एक मित्रों इसमें और शब्द है भागीदारी फर्म। MTTCS में आया हुआ है भागीदारी फर्म। भागीदारी फर्म यह जो है यह भी राज्य का हिस्सा है। मित्रों ध्यान रखिएगा। और हमने बताया सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है, चीफ जस्टिस, जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो व्यवस्था देखने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जब उनकी नियुक्ति वो करता है तब वो एक प्रशासनिक अधिकारी का कार्य करता है। उस समय वह जो है वो राज्य का हिस्सा बन जाता है। वह अन्यथा न्यायालय जो है राज्य का हिस्सा नहीं माना जाता है, वह जो है राज्य नहीं है वाली लिस्ट में आएगा। ये जान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा मित्रों, वो भी प्रश्न बना हुआ है। अब आइए देखते हैं राज्य के अंतर्गत क्या नहीं है। राज्य के अंतर्गत क्या नहीं है, नहीं है। तो सबसे पहले न्यायालय नहीं, ठीक। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी पूछा गया है कि राज्य का हिस्सा है कि नहीं है। न्यायालय हो गया राज्य। ICICI बैंक ये भी जो है आपके राज्य का हिस्सा नहीं है, ये निजी क्षेत्र की बैंक है, ये भी जान लीजिएगा मित्रों। इसके अलावा निजी महाविद्यालय यह भी राज्य का हिस्सा नहीं है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन इंडिया, ये जो है CSIR, ये भी आपका काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो है यह भी राज्य का हिस्सा नहीं है। मित्रों एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये NCERT
यह भी आपके राज्य का हिस्सा नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, ये जो है NCERT, यह भी आपके राज्य का हिस्सा नहीं है। मित्रों, यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। आप जब साल पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें ये बताया गया है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य के अंतर्गत नहीं है, तो ये 3 चीज दे दिया और एक वहीं पर जोड़ दिया विश्वविद्यालय, या फिर ये तीनों दे दिया, उसी में दे दिया LIC। तो जो चीज एक जो है राज्य का हिस्सा नहीं रहेगी, या ये 3 ऑप्शन दे दिया, इसी के साथ दे दिया संघ लोक सेवा आयोग। तो मित्रों जानते हैं, आप ये जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग जो है वो राज्य का हिस्सा है, यानी वो राज्य है। ये जो चीजें लिखी गई हैं ये राज्य में नहीं है। इसकी पूरी लिस्ट है मित्रों, जहां से प्रश्न उठाया गया है मैंने उसी को सिलेक्ट कर लिया है। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं प्रश्नों में, इसको हमने उठाया है, बाकी लिस्ट लंबी है, आप उसको स्वयं से पढ़ेंगे। अब यहाँ देना उचित नहीं है, देंगे तो काफी टाइम लगेगा, बस 10-12 उसमें और ये 4-6 जो है राज्य के बाहर, हमने इतनी चीजें आपको बताई। अब मित्रों आइए हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 देखते हैं। 13 जो है 13 ये कहता है न्यायालय हमारे मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है। यानी अगर कहीं हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, या राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो हमारे मूल अधिकारों को न्यून करती है, कम करती है, तो वह जो है वह जहां तक हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रही है वहां तक वह शून्य घोषित की जाएगी। अनुच्छेद 13 कहता है कि न्यायालय हमारे मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है। अब इसमें मित्रों हम देखेंगे 13 में भी कई प्रकार के हैं, कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। एक जो है 13(1) ये कहता है कि संविधान प्रारंभ होने के पहले जो विधि भारत में लागू है, यदि वह विधि किसी भी प्रकार से हमारे मूल अधिकारों को, हमारे अधिकारों को कम करती है, न्यून करती है, या समाप्त करती है, या अधिकारों के पालन को रोकती है, तो वह विधि को उस स्तर तक शून्य घोषित किया जाएगा जहां तक वो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है। इसी में एक आच्छादन का सिद्धांत दिया गया है, यानी ये हमारा 13(1) जो है उस विधि पर आच्छादित हो जाएगा। यह प्रश्न आपका उत्तराखंड PCS में आया हुआ है। भीखाजी बनाम MP राज्य के मामले में ये चीजें घोषित की गई थी कि जो विधि संविधान प्रारंभ होने के पहले जो विधि बनी है और वो किसी भी प्रकार से हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है, तो वह विधि जो है वो शून्य घोषित होगी जहां तक हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रही है। तो मित्रों आइए देख इसको लिखते हैं। ये विशेषकर भीखाजी बनाम MP राज्य के मैटर में ये निर्णय दिया गया था। एक बार उत्तराखंड PCS में ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड PCS में 2005 का है, इसको देख लीजिएगा, 2005 में आया है। इसमें यही निर्णय आया था निकल के कि
प्रारंभ होने के पहले, प्रारंभ होने के पहले यदि बनी कोई विधि, बनी कोई विधि, विधि हमारे संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, होने के बाद किसी प्रकार से, किसी प्रकार से यदि यह विधि यानी वह विधि, वह विधि, विधि हमारे, हमारे मूल अधिकारों को, मूल अधिकारों को न्यून करती है, न्यून करती है या कम करती है, कम करती है या शून्य करती है, शून्य करती है, तो वह विधि समाप्त मानी जाएगी, वह विधि, तो वह विधि समाप्त मान ली जाएगी, मान ली जाएगी। मित्रों यह बात 13(1) में कही गई है, ये ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये एक बार हमने बताया कि उत्तराखंड पीसीए 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन फिर बन जाए, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। अब मित्रों यहां हम चर्चा करेंगे 13(2) का। इसमें कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, यानी भविष्य में, यानी संविधान प्रारंभ होने के बाद राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 में वर्णित हमारे मूल अधिकारों को न्यून करती है या कम करती है। और यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो उस विधि के उस खंड को जो हमारे मूल अधिकारों को न्यून करती है, कम करती है, तो उस विधि के उस खंड को डिलीट कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा या समाप्त माना जाएगा, जो हमारे मूल अधिकारों को कम कर रही है। ये ऐसा नहीं कि पूरी विधि की विधि जो है समाप्त मानी जाएगी, उस विधि का उस खंड, वह खंड जो हमारे मूल अधिकारों को न्यून करता है, उनको जो है समाप्त किया जाएगा। ये आपका 13(2) कहता है। आइए देखते हैं क्या कहता है 13(2). आप समझ ही गए होंगे, तो ऐसे ही लिख लीजिए, संविधान प्रारंभ के बाद, संविधान, संविधान प्रारंभ के बाद, के बाद राज्य कोई ऐसी, कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, बनाएगा जो हमारे अधिकारों को, हमारे मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को कम करती हो, कम करती हो या समाप्त करती हो। अगर ऐसी विधि बना दी जाती है, यदि ऐसी विधि, ऐसी विधि बनती है, तो वह उस स्तर तक, उस स्तर तक शून्य होगी, शून्य होगी, जहां तक, जहां तक वह मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों को, अधिकारों को कम करती है। देखिए मित्रों, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि ये संविधान प्रारंभ होने के पहले की विधि की बात करता है 13(1), और 13(2) जो है वो संविधान प्रारंभ होने के बाद की विधि की बात करता है कि अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों को न्यून करती हो, कम करती हो या समाप्त करती हो, तो वो विधि उस स्तर तक
जहां वो मौलिक अधिकारों को रोकती है, कम करती है, वो विधि शून्य घोषित की जाएगी। ये मित्रों याद रखिएगा, यह भी आपका प्रश्न बना हुआ है। जैसा कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये प्रश्न बना हुआ, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का एक एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखिएगा और सारी बात को एकदम गंभीरता से लीजिएगा। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो तो जो हमने लिखा है उस प्रश्न को आप जाके देखिएगा सॉल्व पेपर में, वो प्रश्न आया है कि नहीं आया है। आइए, एक प्रश्न और उठता है कि क्या संविधान संशोधन के तहत क्या राज्य द्वारा बनाई गई विधि संविधान संशोधन के तहत बनाई गई विधि के बराबर है? क्या बनाई गई विधि संविधान संशोधन है? देखते हैं। एक प्रश्न ये भी है कि हम जानते हैं कि साधारण एक होता है, कानून बनाने का क्या तरीका है? तीन हमने आपको बताया है, एक साधारण बहुमत के माध्यम से, एक जो है विशेष बहुमत के माध्यम से बहुमत, और एक जो है विशेष बहुमत और प्लस क्या कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसको आप जानते हैं कि आवश्यकता होगी। संविधान का भाग 20, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने आपको पहले ही बताया है कि आपके ये दोनों क्षेत्र ये 368 के अंतर्गत हैं। 368 आर्टिकल संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत, और ये साधारण बहुमत जो है इस 368 के बाहर है मित्रों। तो ये कहता है कि इसके तहत जो विधि बनाई जाती है क्या उससे मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? तो मित्रों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक बार फिर यहाँ जो है चर्चा में आता है, और वो कहता है कि साधारण बहुमत के माध्यम से मौलिक अधिकारों में इस तरह से संशोधन नहीं किया जा सकता। और फिर वो आगे भी कहता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो राज्य को है, लेकिन उसने जो है एक मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। मित्रों, यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत ये 245 की बात है, 245 के तहत किया गया संशोधन वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 13(3) का कहता है कि इसके तहत जो संशोधन होगा साधारण बहुमत के तहत, अभी वैसे अभी तक प्रश्न नहीं आया है, 13(3) का के तहत यानी साधारण बहुमत के तहत जो संशोधन प्रक्रिया है या विधि बनी है वो जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ये चीजें कहा गया, संशोधन जो होगा वो विशेष बहुमत के साथ होगा, ये चीजें कही गई हैं, लेकिन उसमें भी मूल ढांचे का विशेष ध्यान रखा गया है। मित्रों, ये चीजें आप जानते रहिएगा। अब आगे जो है चर्चा हम करेंगे आपसे समता के अधिकार पर। आपको कल बताया गया था समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, एक ही बात है, समानता का अधिकार यह जो है 14 से लेके 18 तक है। अनुच्छेद 14 कहता है, आर्टिकल 14 ये 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। यहाँ ये चीज रहेगी,
15 में ये कहा जाता है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। 16 जो है वो अवसर की समानता की बात करता है। 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और 18 जो है मित्रों ये जो है उपाधियों का अंत करता है। अब मित्रों आज बस इतना ही। कल हम समानता के अधिकार पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और एक एक आर्टिकल को विशेष रूप से आपके सामने डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और धन्यवाद।